गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स पर। ठीक है, लेक्चर तो नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और मैक्सिमम बच्चा इसको समझ नहीं पाता है जब वो बिगिनर होता है। ठीक है, तो हम ये चाह रहे थे कि जब आप बिगिनर हैं तो आप इसको समझें कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है, और कुछ कोडवर्ड बताएंगे, कुछ ऐसे टर्म्स बताएंगे जो आपको इस टॉपिक को डील करने में मदद करेगा और लगभग सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है। सबसे पहले आते हैं टैक्सोनॉमी की तरफ। क्लास 11th का ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहता है इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with identification, nomenclature and classification क्या है? It is a branch of biology that deals with identification, nomenclature and classification. तीन टूल्स दिए हुए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखिए, अब क्या हो गया, आपको ध्यान रख लेना है कोड। कोड है INC। क्या है कोड? INC। ऐसे भी याद रह जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, INC यानी कि आई स्टैंड करता है आइडेंटिफिकेशन, एन स्टैंड करता है नॉमेनक्लेचर और सी स्टैंड करता है क्लासिफिकेशन। ठीक, बस फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। टैक्सोनॉमी एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। एकदम क्लियर है ये टर्म, इसको याद रखिए। अगला सिस्टमैटिक्स, इसको कोई भी बच्चा देख सकता है, एकदम आसान है। जो तैयारी भी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्वेश्चन इससे आते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है? इन सिंपल वर्ड सिस्टमैटिक्स है INC यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन along with relationship among organism, relationship among organism और relationship between organism। क्या है भाई? relationship among organism। तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि इसका कोड क्या है? इसका कोड है INC और री। ठीक है, यानी री आप लगाएंगे तो मतलब क्या हो, आप रिलेशनशिप चेक करते हैं। क्या करते हैं? रिलेशनशिप चेक करते हैं कि जो आप ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसके बीच में आपको एक रिलेशनशिप चेक करना होता है। क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है उनके बीच में या नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी चीजें और धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। पहले हम सिर्फ तुमको एक कोडवर्ड दे रहे हैं कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या फर्क है। अगर कभी कोई बोलते कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या फर्क है, तो टैक्सोनॉमी डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। लेकिन जब आप बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के बारे में कौन डील करता है? सिस्टमैटिक्स डील करता है। कौन डील करता है? सिस्टमैटिक्स डील करता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी,
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ध्यान देंगे जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कार्लस लिनियस है। कौन है? कार्लस लिनियस है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस है। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस है। ये एक वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है। एज पर एनसीईआरटी की किताब अगर आप देखेंगे ना तो ये चीजें आपको वहां लिखी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग इंट्रो में इतना चीज याद कर लेते हैं। एक तो हो गया टैक्सोनॉमी, दूसरा हो गया सिस्टमैटिक, और तीसरा क्या हो गया? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? ठीक है, चलिए अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे आपको और बात करेंगे। सिस्टमैटिक्स को कंटिन्यू करते हैं आगे। एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि द वर्ड सिस्टमैटिक्स, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड और टर्म सिस्टमा। किससे डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड और टर्म सिस्टमा। ध्यान रखें, एमसीक्यू बने। ठीक है, which means सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है इसका? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, किसी भी चीज को सिस्टम से अरेंज करना। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सबसे खास बात क्या है? सिस्टमैटिक्स के बारे में पूछेगा एक और क्वेश्चन, हु कॉइन्ड और gave the term systematics। सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दी? तो इसको याद रखना है। ठीक है, ये जो टर्म है ये कार्लस लिनियस ने दिया। किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया। ठीक है, साथ में एक पॉइंट यहां पर ये भी याद रख लेना है, अगर आपसे पूछेगा हु कॉइन्ड और गिव द टर्म टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये डी कैंडोल ने दिया। किसने दिया है? डी कैंडोल ने दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया है? डी कैंडोल ने दिया है। हाउएवर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? अभी जस्ट बताए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को कहा जाता है, जिसको आप कार्ल वॉन लिनियस भी पढ़ते हैं। ठीक, कार्लस लिनियस को कहा। तो ये तीन चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कंफ्यूजन यही हो जाता है। टर्म डी कैंडोल भी है, लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस ने सिस्टमैटिक वर्ड को भी क्वाइट करा था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टमैटिक इज ए लैटिन वर्ड। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड सिस्टमा से क्वाइन किया गया। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा चीज है, इसको आपको याद करना है। इसका मतलब क्या होता है भाई? आपको बताए थे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, री का मतलब हो गया रिलेशन। री का मतलब क्या हो गया?
स्टैंड फॉर रिलेशनशिप, यानी कि लिविंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब आप इसके बारे में भी पढ़ाई करने लगते हैं, उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के भी बारे में भी पढ़ते हैं, यानी कि इवोल्यूशन के भी बारे में भी पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के भी बारे में भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, आप उस समय सिस्टमैटिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिस्टमैटिक पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब बात की जाती है किसके टूल्स के बारे में, किसके टूल्स का जिक्र कीजिए, इसका टूल्स भी एक्चुअल में कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। तो टूल्स कैसे कंफ्यूज करता है वो देखिए। इसका सबसे पहला टूल है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका सबसे पहला टूल? इसका सबसे पहला टूल है आइडेंटिफिकेशन। हम इसमें एक डेफिनेशन लिख देते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इतना दुख नहीं देखना, सिर्फ इस वर्ड को पकड़ लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, क्या कहना? पहचानना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ध्यान देंगे, जब भी आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वो फर्स्ट विजन यानी प्रथम दृष्टया जो है वो हमेशा एक्सटर्नल कैरेक्टर पर बेस्ड होगा। किस पर बेस्ड होगा? एक्सटर्नल कैरेक्टर पर बेस्ड होगा। यानी आइडेंटिफिकेशन जो किया जाता है वो फर्स्ट व्यू में हमेशा किस पर किया जाता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर पर किया जाता है। इसमें हो सकता है दूसरा टर्म भी आपको दे दे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है फाइंडिंग करेक्ट नेम एंड प्लेस फॉर ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सही नाम और सही जगह पता करना, ये क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। मगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा अटपटा लग सकता है। मगर ये आइडेंटिफिकेशन, अगर हम कह रहे हैं कि आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या? आप उसको पहचान रहे हैं, और पहचानना मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना। क्या करना? रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा टूल है नोमेनक्लेचर। क्या है? नोमेनक्लेचर। आप अगर किसी चीज को पहचान गए, ठीक है, अब आप उसको नेम करें, तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। क्या मतलब होता है? नेमिंग। और ये नेमिंग जो है एज पर एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किया जाता है। मतलब ताकि आप इसको जो है सेम नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज कर सको, सो दैट it can be recognized by same name all over world, all over world। बहुत बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप इसको एकदम आराम से लिख लीजिए। क्या कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो है आपके लिए सेट किया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, किसी भी चीज को नेम करने के लिए, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को नेम कर रहे हैं ना, तो वो लैटिन ओरिजिन का वर्ड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? लैटिन होना चाहिए, ताकि आप उसको जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जान सकें। जैसे आपके घर का कुछ नाम होता है,
अब घर के नाम से आपको बाहर कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। वैसे ही अगर लेट सपोज कोई चीज, कोई स्पीसीज इंडिया में मिल रहा है, तो हम लोग उसको इंडियन ओरिजिन के वर्ड्स यूज करेंगे और वहां पर मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इंग्लिश वर्ड लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि इंसान को हम लोग बोलते हैं भाई ह्यूमंस, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ह्यूमंस। तो इंग्लिश तो सब जगह चलता नहीं है, जैसे आप रशिया चले जाइए वहाँ रशियन लैंग्वेज चलता है, स्पेन में वहाँ पर स्पेनिश भाषा चलती है, तो आप ह्यूमन बोलेंगे तो लोग नहीं समझेंगे। तो बोला कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, कोड दिया गया है, उसी के अनुसार आप नाम कीजिए, जिस नाम से उसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उसको पहचाना जा सके, ठीक है। इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नोमेन, मतलब किसी को नाम करना और ऐसा नाम देना जिससे उस नाम से उसको पूरे विश्व में लोग पहचान सके, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सेपियंस है, तो जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हैं ना, आप हमेशा उसका साइंटिफिक नेम देते हैं। कौन सा नेम देते हैं? साइंटिफिक नेम देते हैं। और ये साइंटिफिक नेम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। कैसा होता है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, ताकि सेम नाम से इसको लोग ऑल ओवर वर्ल्ड पहचान सके, जान सके, ठीक है। अब तीसरा हम यहां लिख देते हैं आपको। इसका जो तीसरा टूल्स है वो है क्लासिफिकेशन। ये प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग है। क्या है? ग्रुपिंग। किसी भी चीज को ग्रुप करना, यानी आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट करना। क्या करना? डिफरेंशिएट करना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और डिफरेंशिएशन ऑन बेसिस ऑफ। तो अगर आप किसी चीज को ग्रुप करते हैं, सेपरेट करते हैं, बांटते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए ना। तो यहां लिखा हुआ है ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। ये 3 पॉइंट है, एकदम याद रखिएगा। ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। दूसरा डिसिमिलैरिटीज। और तीसरा रिलेशनशिप। क्या हो गया? रिलेशनशिप। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखना नहीं। जैसे कि हमको अगर किसी क्लास को बांटना है, ठीक है, ग्रुप करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो बांटते हैं ना, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, अलग हो जाओ। तो भाई जितनी भी गर्ल्स हैं वो एक तरफ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, बॉयज अलग हो जाते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं? गर्ल्स से सिमिलर नहीं होते, वो डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब भी आप ग्रुपिंग करते हैं तो कोई ना कोई आधार होता है, और जब आपको दो लड़कियों के बीच में डिफरेंशिएशन करना होगा या दो लड़कों के बीच में डिफरेंशिएशन करना होगा या उसको ग्रुप करना होगा, तो आप रिलेशनशिप चेक करते हैं। क्योंकि भाई अगर सिमिलैरिटीज मिलाएंगे तो सारा लड़का एक ही तरह दिखेगा। तो इसका क्या मतलब है कि सारा लड़का का एंसेस्टर एक ही है, सारा लड़का एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहा है? नहीं। अगर आप डिसिमिलैरिटीज भी मिलाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लड़के अलग अलग भी दिखे, ठीक है, मगर आप उसको कंपेयर करें, उनका रिलेशनशिप। जैसे कि हम कहेंगे हमारे भाई बहन एक जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक, एक जैसे नहीं दिखते, या मेरा कोई भाई है वो मेरे से सिमिलर एकदम नहीं दिखता है, ठीक है, तो आप उसका रिलेशनशिप चेक कीजिए, क्या वो सेम एंसेस्ट्री में आ रहा है, सारा सिस्टम है, तो आप इस चीज को देखिए। जब भी कोई क्लासिफिकेशन होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, लेकिन रूट पर यही बात है कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी भी किसका? कैरेक्टर। किसका? कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर किससे मिल रहा है, कौन सा कैरेक्टर किससे सिमिलर है। जैसे कि ऑल गर्ल्स हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑल बॉयज हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो ये सिमिलैरिटीज हो गई। तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज भी किस बेसिस पर होते हैं? कैरेक्टर के बेसिस पर। तो आप इन सिंपल यहां क्या समझेंगे कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, बंटवारा, ठीक है। क्यों? ताकि चीजें आसान हो जाए, टू मेक स्टडी इजियर। क्यों भाई? ताकि पढ़ाई आसान हो जाए, ठीक है, पढ़ाई क्या हो जाए? आसान हो जाए। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर आप चेक करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन है, ठीक है। हर एक को इंडिविजुअली पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, कोई एक दो को पढ़ा जाता है और
बारे में जो इंफॉर्मेशन आ गया वो पूरे ग्रुप का इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है। जैसे कि हम किसी एक लड़के का कैरेक्टर पढ़ लेंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एनाटॉमिकल कैरेक्टर, तो हमको पता चल जाएगा कि तमाम लड़के, जितने भी लड़के हैं, सब में सिमिलर कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करता है, क्लासिफिकेशन स्टडी को आसान बना देता है, ठीक। तो एकदम सिंपल देखेंगे, इसका 3 टूल्स, सिस्टमैटिक बोलिए या टैक्सोनॉमी बोलिए, इसका 3 टूल्स, एक है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर और तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन। क्या है तीसरा, क्लासिफिकेशन। तो सारी चीजों को अगर आप क्लियर पकड़ते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान टॉपिक है। कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, कोई बहुत परेशानी नहीं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि आप इसको हिंदी में समझिए ना, मतलब होता है पहचानना, किसी भी चीज को पहचानना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। आप पहचान रहे, आप उसको नाम कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। एक हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, ऐसे तो यार बहुत फिट नहीं बैठता है, लेकिन शायद आप इससे कुछ ज्यादा अच्छा से समझ जाए, ठीक है। लेट सपोज आप एक हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल आप विजिट किए, वहां पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है और आपने बच्चे को देखा नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे कि वो लड़का है या लड़की, ठीक है। तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बिना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का सिर्फ बच्चे को दूर से देख करके कोई नहीं बता सकता। अगर हम बच्चे को पूरा ढक दे, है ना, सिर्फ चेहरा दिख रहा है, कोई नहीं बताएगा कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता। तो आप दूर से तो नहीं बता सकते आप देख करके, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर कि ये लड़का है कि लड़की है। जैसे आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये लड़का है, ठीक है, एट द सेम टाइम आप उसको नाम दिए, भाई कोई भी नाम दे दिए, ठीक है, सुनील ऐसा मानते हैं, तो आप सुनील नाम दे दिए, ठीक है, आपने उसको नाम दे दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, भाई आपने उसको नाम दिया छोटू, ठीक है, तो छोटू नाम से आप उसको घर में जानेंगे, लेकिन आप उसको कोई ऐसा नाम देंगे जिससे उसको बाहर में भी लोग जाने और जहां पर भी वो नाम यूज किया जाए लोग उसको जाने, यानी आप कहते हैं सर्टिफिकेट नेम। तो वैसे यहाँ सर्टिफिकेट नेम क्या है भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट होता है, ताकि पूरे दुनिया में उसको लोग उसी नाम से जाने। जब आपको ये पता चल गया कि वो लड़का है, जब आपने उसका नाम रख दिया सुनील, अब क्या होता है मामला, क्लासिफिकेशन का। अब आप उसको बांट सकते हैं, भाई अब वो लड़का है, नाम उसका सुनील है, तो किस ग्रुप में डालेंगे भाई, मेल में डालेंगे। किस में डालेंगे, मेल में डालेंगे या बॉय में डालेंगे, इसी ग्रुप में डालेंगे। अब सुनील नाम करके लड़की में तो नहीं डाल देंगे, ठीक है। तो ये टूल्स है, ये क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, आपको मदद करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं, क्योंकि इतना सारा ऑर्गेनिज्म है, 1.7 to 1.8 मिलियन, सबको एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये जो चीज है इसको याद रखिए, रिवर्ड, ये सिर्फ सिस्टमैटिक्स में लगता है। रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जब आप रिलेशनशिप चेक करने लगेंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट उसका ओरिजिन पता चलेगा कि अच्छा एक बात बताइए, सिमिलरली हम जैसे दिख रहे हैं, हम एक लड़का है, मेरे जैसा कोई और भी लड़का हो, लड़का सारा एक ही जैसा दिखता है, तो क्या सारे लड़के एक ही फैमिली से आ जाते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप जब रिलेशनशिप चेक करेंगे ना, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सबका ओरिजिन अलग अलग से है, कोई इस फैमिली से आया है, कोई उस फैमिली से आया है। वैसे ही जब आप रिलेशनशिप चेक करते हैं या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन किस फैमिली को बिलोंग करता है, किसको किस ग्रुप में डालें, किसको किस ग्रुप में डालें। तो ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था, जिसको एक मतलब आसान लेक्चर से, और आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए नोट्स भी हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड नोट्स है, आप इसको लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी किताब तो आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी पढ़िए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।